दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और आज हम पढ़ेंगे इकाई एक वास्तविक संख्याएं। क्योंकि हमने पिछली कक्षा 9 में वास्तविक संख्याएं किन्हें कहा जाता है अच्छे से समझ लिया था, फिर भी आज हम एक बार इसका शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो हमारे वास्तविक संख्याएं हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यानी कि जितने भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर उन्हें हम एक थैले में डाल देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और चूंकि वास्तविक संख्याएं हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं यानी डिनोट करते हैं। इसको हम मोटा मोटा इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं यानी जितने भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या फिर वो आपके प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, यानी जितने भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या नाम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हिंदी में कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो आता है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका जो हमारा मेन तथ्य है वो क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों टॉपिक्स पे हमने अच्छे से वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शो कर देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 81 ले लिया, तो 81 हमारा क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसको हम अद्वितीय रूप से यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जो अद्वितीय हो। अद्वितीय यानी इसको एक यूनिक तरीके से हम इसे अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 81, तो 81 का हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि इसका हमने गुणनखंड किया। तो कितना आएगा हमारा? 81 यानी 3 से विभाजित होगा। यानी 81 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 बचा और 1 और 3 सत्ते 21। तो हमारा कितना आ गया? 21। 27 आ गया, तो हमने यहाँ 27 लिख लिया। अब ये हमारा फिर 3 से जाएगा, तो यानी 3 नवैया 27, फिर 3 से गया, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यानी इसको हम तब तक करते रहेंगे इसका गुणनखंड जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो 81 गुणनखंड क्या क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 27, 27 से 81 यानी 81। तो इस तरह से अब मान लीजिए हमने कोई दूसरा नंबर ले लिया, 27। 27 तो का हमने जब गुणनखंड निकाला तो और ही सिंपल है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हमने। चूंकि 3 से जाएगा, फिर 3 नवैया 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी 3 बार हमारा 3 आया, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यानी इस तरह से किसी भी भाज्य संख्या को हम एक अद्वितीय रूप से सभी अभाज्य संख्याओं में के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 81 को किया हमने, 27 को किया हमने, हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 210। क्या ले लिया? 210। तो 210 का भी अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी मुख्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे आएगा? क्योंकि आखिर में ये 0 है, तो यानी कि 2 से आराम से कट सकता है। तो ये 2 एकम 2 0, फिर 2 पंचे 10, फिर ये हमारा 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, ये हमारा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7।
इसे हमें तब तक करना है जब तक आखिर में क्या ना आ जाए हमारा 1। तो हमारा क्या आया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, यानी ये भी जो है एक हमारा भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को हमने एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा इसी पे बेस है। तो इसका इस्तेमाल करके यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके हम HCF भी इसका निकाल सकते हैं और LCM भी हम इसका निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे HCF और LCM इसका निकलता है। आइए हम शॉर्ट में एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमने 2 अंक ले लिए, एक ले लिया हमने 210 और एक ले लिया हमने 42। और 210 और 42 का हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है, या LCM और HCF निकालना है। चूंकि LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है और HCF को हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आइए हम 210 और 42 का हम दोनों LCM और HCF हम दोनों निकाल के देखते हैं। क्योंकि अभी जो 210 हमने किया था, इस 210 का अगर हम गुणनखंड प्रक्रिया करते हैं, चूंकि हम जान रहे हैं कि इसकी इकाई संख्या हमारी 0 है, या तो ये 5 से जाएगा या तो फिर हमारा 2 से जाएगा। चलिए हम इसको 2 से विभाजित करते हैं। जब ये हमारा 2 से विभाजित होगा तो कितना आएगा, आई करके 2 एक कम 2, ये कट गया, 1 उतरा, 2 0 जा 0, फिर 1 फिर 0 और 2 पंचे 10। तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा 105। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमारा 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, ये 3 से गया, 3 सत्ते 21, ये 7 से गया, 7 एक कम 7। और इसे हम तब तक करेंगे जब तक इसके आखिरी में हमारा 1 ना आ जाए। तो 210 का जो गुणनखंड प्रक्रिया में हमें क्या निकला, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब आया हमारा 42। अब इस 42 का भी हम गुणनखंड विधि से करते हैं। चूंकि 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से गया, 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7, कितना है 2 गुणे 3 गुणे 7। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका हमने HCF निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो इसका HCF इस प्रकार होगा, HCF बराबर यानी इन दोनों संख्याओं में जो इनका गुणनखंड आया है, जो भी हमारा कॉमन होगा, जैसे इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, इसमें 3 है इसमें 3 है, ये भी हमारा कॉमन हो गया। इसमें 7 है इसमें 7 है, ये भी हमारा कॉमन हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ हो गया। तो इसको हम एक बार में यहाँ लिख लेंगे। इसमें 2 गुणे 3 और गुणे 7, यानी जो कॉमन होगा उसको हम एक जगह लिख लेंगे। अब इनके गुणे कर देंगे, 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते 42। हमारा कितना है 42। तो ये 42 हमारा इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा इन दो संख्याओं का। अब इन्हीं गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके हम इसका LCM भी निकालेंगे। देखो LCM कैसे निकालेंगे, 210 है 42 है, क्योंकि अभी हमने इसका गुणनखंड क्या निकाला, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, और इसका कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 7। इसका हमने गुणनखंड कर लिया। अब हमका इसका LCM निकालना है। तो LCM में क्या करते हैं, इसमें सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसका जो भी हमारे कॉमन होते हैं उनको हम पहले इसको एक डब्बा में भर लिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7, चूंकि 2 गुणे 3 गुणे 7 कॉमन था, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब जितने बचे कुछ नंबर हैं, बचे क्या है 5 बचा, तो इसको भी हम यहाँ पे गुणे 5 कर लेंगे। अब जितना उत्तर आएगा वही हमारा LCM होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य होगा। आइए देखते हैं कितना आया, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 और 42 को 5 से गुणा कर दीजिए आप, कितना आया 5 दूनी 10, 5 चौक 20 21, यानी 210। तो ये जो 210 आया ये हमारा इसका क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का LCM हो गया, यानी LCM लासा हो गया, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। और 210 और 42 का जो HCF है यानी महत्तम समापवर्तक, वो क्या हो गया हमारा 42 हो गया। ठीक है, सिंपल था। इसी के बेस का या इसी का यूज करके हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस इस इकाई के करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।